पूरा बचपन गरीबी में बिताया था और तो और वो चाइल्ड लेबर में भी इन्वॉल्व रहा था। रॉयस की माँ किसी और के घर पे मेड के रूप में काम कर रही थी। उनकी कंपनी जहाँ पर वो काम कर रहे थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और बंद होने वाली थी। लेकिन ये कार तो उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हुई। 12 जुलाई 1910 को जब वो राइट फ्लायर प्लेन उड़ा रहे थे कि प्लेन का टेल सेक्शन टूट जाता है और एयरक्राफ्ट 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर जाता है। ये इंजन कंपटीशन के कंपैरिजन में रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पर फोकस किया। रॉयस कभी भी इस कार को अपने आंखों से नहीं देख पाए। दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज में से एक रोल्स रॉयस को हम कैसे भूल सकते हैं। हर अमीर आदमी एक ना एक दिन इस कार को लेने के बारे में जरूर सोचता होगा। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, रोल्स रॉयस को एक ऐसे लड़के ने बनाया था जिसने अपना पूरा बचपन गरीबी में बिताया था और तो और वो चाइल्ड लेबर में भी इन्वॉल्व रहा था। 1963 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। जब रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तो उनके डैड का बिजनेस बिक गया और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। महज 9 साल की उम्र में रॉयस अपने पिता को खो देते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी माँ के ऊपर आ जाती है। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर किसी में टैलेंट हो तो ज़िंदगी एक ना एक बार आपको मौका ज़रूर देती है और हमें यहाँ पर रॉयस के साथ भी यही चीज़ देखने को मिलती है। रॉयस की माँ किसी और के घर पे मेड के रूप में काम कर रही थी और रॉयस खुद न्यूज़पेपर बेच रहे थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी आंटी ने उनके ऊपर कुछ पोटेंशियल देखा और उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में अप्रेंटिस बनने का मौका दिलवाया। सैलरी थी सिर्फ 20 पाउंड्स पर एनम। और हाँ, अप्रेंटिस वो होता है जो किसी स्किल्ड एम्प्लॉयर के अंडर काम करके अपने आप को स्किल डेवलप करता है। रॉयस ने उस फैक्ट्री में काम करने के मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और हर दिन वो फैक्ट्री में काम करते थे, बुक्स भी पढ़ते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया भी रोज़ लेते थे वहाँ पर। तो 17 साल की उम्र तक रॉयस एक फुल्ली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल तक वो मैग्जिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में इंजीनियर बन गए। लेकिन यहीं पर डेस्टिनी ने उनके लिए एक ट्विस्ट खड़ा कर दिया। उनकी कंपनी जहां पर वो काम कर रहे थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और बंद होने वाली थी। अब यहाँ पर रॉयस के पास 2 ऑप्शंस थे। एक, जाके किसी और कंपनी में उसी तरह का जॉब ढूंढ के अपने आप को सेटल करना। दूसरा, जो कि उन्होंने किया, कि अपने पास जो भी बचा खुचा अमाउंट था उसको लेके एक नया स्टार्टअप करना। तो उसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपके होने वाले थे। तो रॉयस वही करते हैं। रॉयस ने सोचा कि बजाय किसी और के कंपनी में जाके काम करने के, अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स को लेकर उन्होंने मैनचेस्टर में FH & रॉयस कंपनी की शुरुआत की। इनिशियल स्टेजेस में सर्वाइवल के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया। शेविंग मशीन रिपेयर्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और भी कई तरह की चीज़ों को रिपेयर करना। उससे ये दर्शाता है कि आपको इनिशियल स्टेजेस में घबराना नहीं है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को रिपेयर करते वक्त रॉयस ने ये देखा कि मार्केट में इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बढ़ रही है। तो उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर होल्डर्स बनाने शुरू किए और ये फैसला उनकी कंपनी की तकदीर बदलने वाला था। यहाँ पर 1900 तक उनकी कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स को क्रॉस कर चुकी थी और आते आते 38 की एज तक रॉयस एक फुल्ली कैपेबल फैमिली मैन बन चुके थे। और वहीं पर वो अब एक और बड़ा सपना देख रहे थे, एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाने का। लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी और फिर वहीं पर एक शॉकिंग ट्विस्ट आ जाता है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ब्रिटिश मार्केट में घुस जाती हैं और कंपटीशन तेज़ी से बढ़ जाता है। रॉयस का बिजनेस क्राइसिस में था और उनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उन्हें वहाँ पर एक नया तरीका बताया कि आप बाहर जाके फ्रेश एयर लो और अपने लिए कार खरीदो। रॉयस ने अपने लिए वैकेशन ली और उसी वैकेशन के दौरान खुद के लिए डेकाविल कार खरीदी। लेकिन ये कार तो उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हुई। ये कार बहुत आवाज़ करती थी और इसके ब्रेक्स भी बेकार थे और ये बार बार ओवरहीट हो जाती थी। और रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी कार को इम्प्रूव करना शुरू किया, लेकिन एक छोटी सी मॉडिफिकेशन पूरी कार की री इंजीनियरिंग बन जाएगी, इसका अंदाज़ा खुद रॉयस को भी नहीं था। अपनी री इंजीनियरिंग के दौरान रॉयस अपनी कार को इस तरह मॉडिफाई कर गए कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से भी सुपीरियर लग रही थी और ये बात रॉयस की ज़िंदगी चेंज करने वाली थी। उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई अपने लिए और अपनी ड्रीम कार का डिज़ाइन स्टार्ट किया। हर एक पार्ट की डिटेल ड्राइंग्स तैयार की गई और वर्कशॉप में भेज दी गई।
धीरे धीरे से एक पावरफुल कार शेप लेने लगी। 10 हॉर्स पावर, 2 सिलेंडर इंजन और हर एक फीचर एकदम परफेक्ट। ये कार क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में किसी भी एग्जिस्टिंग कार से कहीं बेटर थी। और फिर आया वो हिस्टोरिक दिन 1 अप्रैल 1904 जब इस कार का पहला रोड टेस्ट किया गया। रिजल्ट 50 किलोमीटर का सफ़र किया इस कार ने बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने और 2 कार्स बनवाई और उनको बार बार टेस्ट की और हर बार और बेहतर बनाते गए। रॉयस ने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना दी थी, लेकिन एक बड़ा चैलेंज अभी भी था, उन कार्स को दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक और हीरो की, जो थे चार्ल्स रोल्स। एक एग्जीबिशन में जब रॉयस अपनी कार्स को दिखा रहे थे लोगों को, तो चार्ल्स रोल्स की नज़र इन कार्स पर पड़ जाती हैं। रोल्स अपने आप में एक पैशनेट मोटरिस्ट थे जो हमेशा सुपीरियर क्वालिटी कार्स की तलाश में थे। रॉयस की कार्स को देखकर वो इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो अपने बिजनेस पार्टनर्स से कहते हैं कि उन्होंने दुनिया का ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। सिर्फ 3 महीने के अंदर रोल्स और रॉयस एक जॉइंट वेंचर का अग्रीमेंट करते हैं और यहीं से शुरू होता है एक लेजेंडरी नाम का रोल्स रॉयस। मार्च 1906 एक कंपनी जो दुनिया की सबसे शानदार कार्स बनाने वाली थी, उसका फाउंडेशन रखा गया, रोल्स रॉयस लिमिटेड। चार्ल्स रोल्स ने एक और बड़ा प्लान यहाँ पर बना लिया था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर कार्स को दुनिया के सामने पहुँचाना है तो उन्हें रेसिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेकर उन टूर्नामेंट्स को जीतना होगा। और हम आगे जानेंगे उनका ये फैसला उनकी और उनकी कंपनी के लिए क्या मायने रखता है। रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में अपनी कार्स को दौड़ाने का डिसीजन लिया और ये कार्स उन रेसेस को जीत जाती हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, रोल्स रॉयस के कार्स ने वहाँ पर बहुत सारे नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। अब तक रोल्स रॉयस अपने आप में एक ग्रेट कंपनी बन चुकी थी, लेकिन अभी भी सबसे सक्सेसफुल कार उनकी तरफ से आना बाकी था। 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर वाले मॉडल्स लॉन्च किए और इन कार्स की बॉडी का रंग था सिल्वर। और ये मॉडल वाली कार इतनी स्मूथ और साइलेंट थी जैसे एक गोस्ट हो, तो इन्होंने इस कार को नाम दिया सिल्वर गोस्ट। रोल्स ने अपनी सिल्वर गोस्ट को मार्केटिंग करने के लिए एक 24,000 किलोमीटर का इंड्योरेंस टेस्ट तय किया। इस टेस्ट में सिल्वर गोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 महीने तक लगातार चलाया गया। और गेस व्हाट, 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद भी ये कार बिना किसी प्रॉब्लम के पास हो गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। उन्हें हर डायरेक्शन में सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक हादसा हो जाता है। चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफ़ी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को जब वो राइट फ्लायर प्लेन उड़ा रहे थे कि प्लेन का टेल सेक्शन टूट जाता है और एयरक्राफ्ट 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर जाता है। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी और इस ट्रैजिक इवेंट ने रॉयस को बहुत डीपली अफेक्ट किया। वो इस हादसे से उभर ही रहे थे कि 1911 में उनकी खुद की हेल्थ भी बहुत ही तेज़ी से ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बॉल कैंसर है और उनका एक मेजर ऑपरेशन भी हुआ था वहाँ पर। डॉक्टर्स ने सीधा सीधा रॉयस को बता दिया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब 3 महीने और जी पाएंगे, लेकिन इस हालत में भी रॉयस सिर्फ और सिर्फ सिल्वर गोस्ट की डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में लग रहे थे। और फिर एक मिरेकल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 3 महीने के बाद रॉयस ने अपने आप को फुल्ली रिकवर कर लिया था और कंप्लीट रिकवरी के बाद उन्होंने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। इन इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे और 1913 तक उनका प्रॉफिट 19,000 पाउंड से भी ज़्यादा हो गया था। उनके इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान्स भी रेडी ही थे कि तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी हाँ, और वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरियस कार कंपनीज पर पड़ा और सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सेल्स क्रैश हो गई और कंपनीज को एम्प्लॉइज़ को फायर करना पड़ा और जाहिर सी बात है सबको लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 mm मोटा आर्मर लगाया गया, एक रिवॉल्विंग टॉरेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई और इन कार्स को मिडल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। प्लस इनका यूज
स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ था। सिल्वर गोस्ट चलाने में बहुत स्मूथ थी, इसीलिए कई सिल्वर गोस्ट को वार एम्बुलेंस की तरह भी मॉडिफाई किया गया। इनमें स्ट्रेचेस, मेडिकल इक्विपमेंट और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग भी फिट की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हज़ारों जिंदगियां बचाई और अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण रोल्स रॉयस को वॉर्स के दौरान हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशनर्स और किंग्स मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रॉयस को ये एहसास हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपनी एयर इंजन के लिए फ्रेंच कंपनी पर रिलाई करती थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनीज ही उन्हें एयर इंजन सप्लाई करें। इसी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली और रॉयस ने खुद एरो इंजन डिज़ाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के कंपैरिजन में रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था, इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके, उन्होंने 1915 के एंड में लाइट एयरक्राफ्ट्स के लिए हॉक इंजन भी बनाया और 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन भी बनाकर रेडी कर दिया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन भी बनाया। इन इंजन्स के चलते ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस में एक मेजर एडवांटेज मिला, जो कि उनके जीत का एक इम्पोर्टेंट रीजन भी था। तो इस तरह रोल्स रॉयस का एयर इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट मूव साबित होता है। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन्स दोनों पर फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार को लॉन्च किया जिसका नाम द 20 रखा गया। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी और 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डाइमलर और कैडिलैक जैसे ब्रांड्स की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था। तो रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कुछ बोल्ड करना ज़रूरी था और फिर उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करके बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हीलर ब्रेक्स के साथ द न्यू फैंटम को लॉन्च किया। फैंटम ने काफ़ी सक्सेस हासिल की और रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। उसके बाद फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर किया जो बैंकरप्ट होने वाली थी। उसके बाद रॉयस ने डिज़ाइन की आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर जो रोल्स रॉयस और बेंटली का सक्सेसफुल ब्लेंड थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपने आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को सर हेनरी रॉयस की डेथ हो जाती है और नए कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले की उनकी डेथ की वजह से कंपनी को कई सारी अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। आज के टाइम में रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है, लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स की वजह से एक अल्टीमेट लग्जरी का एक ग्रेटेस्ट सिंबल है। तभी तो आज के टाइम में भी एक रोल्स रॉयस को ओन करना एक मास्टरपीस को ओन करने से कम नहीं है।